हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मेरा नाम संगीता मीना है और क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में हमने शुरू किया है न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स 2026 और इस कोर्स के तहत हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एनसीईआरटीज खासकर न्यू एनसीईआरटीज है उसका कंप्लीट कवरेज प्रदान करने वाले हैं। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को हम ओवरऑल कवर करेंगे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और उसी क्रम में आज हमारा ये लेक्चर है जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं इतिहास सब्जेक्ट से। मतलब हम आज शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी पढ़ने की इतिहास सब्जेक्ट के साथ। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को, इतिहास को पढ़ने से शुरू करने से पहले हम थोड़ा ये चीज़ जान लेते हैं कि इतिहास को पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर हम हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीडीएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, स्टेट कोई दूसरा स्टेट पीसीएस हो, उस एग्ज़ाम के लिए हम किस तरीके से इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और नई एनसीईआरटी को किस तरीके से कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली सारी चीज़ भी हमारी कवर हो जाए और हम बेटर वे में उसको रिवाइज भी कर पाए और अच्छे से याद भी रख पाए। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इतिहास सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी डिस्कशन से, सही रणनीति के निर्माण के डिस्कशन से, और साथ में हम कुछ देखेंगे पीवाईक्यू डिस्कशन भी कि इतिहास सब्जेक्ट से किस प्रकार के पीवाईक्यूज या फिर किस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि इतिहास सब्जेक्ट के संदर्भ में या हिस्ट्री सब्जेक्ट के संदर्भ में एग्जाम की डिमांड क्या होती है और उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, उसी के हिसाब से हम एनसीईआरटी को प्रिपेयर करने की अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास सब्जेक्ट की रणनीति से कि कैसे हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली चीज दोस्तों, सबसे पहले समझो कौन सी किताब कब पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहली चीज देखिए, एनसीईआरटी अगर हमें पढ़ना शुरू करना है तो कई बार हमको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम इतिहास के लिए एनसीईआरटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या हम पहले 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ ले या पहले 9th क्लास की पढ़ ले या 6th क्लास की, बिल्कुल बेसिक से 6th क्लास की जो स्टार्टिंग वाली एनसीईआरटी है उससे शुरुआत करें। ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी का पार्ट हमारा सबसे पहला ये होगा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से, किस क्रम में एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक का आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है क्लास वाइज, ठीक है। जैसे जैसे आप एक एक क्लास आगे बढ़ते हैं, 6 से लेके 7th की एनसीईआरटी पे जाते हैं, 8th पे जाते हैं, 9th 10th 11th 12th पे जाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट का या जो टॉपिक है उसका एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। बेसिक फैक्ट्स बस बताए गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। लेकिन जैसे धीरे धीरे अगली क्लास के एनसीईआरटीज में आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 11th 12th की एनसीईआरटी तक जाते जाते वहाँ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के एनालिटिकल पार्ट पर जोर दिया गया है, उसका विश्लेषण किया गया है, डिटेल में बताया गया है कि वहाँ का जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, ठीक है, रहन सहन कैसा था, या किस प्रकार के औजार बनाते थे वो लोग, या किस प्रकार के खिलौने, या सारी चीज़ें, वहाँ की पूरी जीवन शैली के बारे में आपको विश्लेषणात्मक वर्णन मिलेगा। वहीं 6th क्लास में आपको क्या, बिल्कुल बेसिक डिटेल्स वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिल रही थी। तो धीरे धीरे क्लास वाइज डेवलपमेंट होता है सब्जेक्ट का। तो हमारी अप्रोच भी यही होनी चाहिए कि हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना है कि हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक पार्ट कवर हो, देन हम धीरे धीरे आगे बढ़े और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आगे लेते हुए एडवांस लेवल पर लेकर जाए। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से पढ़ना है हमें हमारा टॉपिक, ठीक है, दिया गया टॉपिक हमें किस प्रकार से पढ़ना है। सेकंड चीज, दूसरी चीज ये है कि हमें विषय के अनुसार, विषय मतलब अपने टॉपिक के अनुसार पढ़ना है, कक्षा के अनुसार नहीं पढ़ना। अब
अगर हम इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के ख़त्म कर लेनी है, फिर 7th की पढ़ लेनी है, फिर 9th की, 10th की, 11th की, 12th की और ख़त्म कर लेनी है। नहीं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम है, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी है, पीसीएस है, यूपीएससी है, जो भी हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका डिमांड क्या है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब उस टॉपिक को उठाना है हमको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक टॉपिक हो गया इतिहास का कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक टॉपिक हो गया, या ठीक है भारत में समाज सुधार आंदोलन, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। तो अब हमें टॉपिक उठाना है पहले हमारे एग्जाम के हिसाब से, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक को लेकर ये देखना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो जानकारी है, संबंधित जानकारी कौन कौन सी एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पर दी गई है। क्या उस संबंधित टॉपिक के बारे में जानकारी 6th क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है, क्या वो 10th क्लास की एनसीईआरटी में, या 12th या 11th की एनसीईआरटी में दी गई है। जहाँ जहाँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानकारी हमें दी गई है, वहाँ से उसको उठाना है और उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर एक टॉपिक का हमें पूरा कंप्लीट कवरेज कर लेना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर जाना है, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाना है। ऐसे हमको क्लास वाइज नहीं पढ़ना है, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। और इवन जो हमारा ये न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स है, इसमें भी हमारा जो एम है, या इसको भी जो हमने डिज़ाइन किया है, पूरे तरीके से इसी हिसाब से किया है कि हमने पूरा जो एनसीईआरटीज़ है, अगर मैं सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट की बात करूं तो पूरे एनसीईआरटी को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमने 48 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, कि मतलब ऐसे 48 चैप्टर्स हमने बनाए हैं जो कि जो कि एग्ज़ाम्स के हिसाब से ज़रूरी है। उन 48 सब्जेक्ट या उन 48 टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब उन 48 टॉपिक को हर एक एनसीईआरटी में से कवर करते हुए पूरा उसका क्रक्स एक जगह पर लाकर तैयार किया गया है, और सेम अप्रोच आपको अपनानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्लास वाइज नहीं जाना है, हमें टॉपिक वाइज अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, ठीक है। अगली चीज, टाइमलाइंस और मैप्स, मानचित्र, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे कि पुरानी एनसीईआरटीज़ और नई एनसीईआरटीज़ में एक बहुत बड़ा, बहुत ही बेसिक अंतर आपको देखने को मिलेगा स्पष्ट रूप से, कि जो पुरानी एनसीईआरटीज़ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डायग्राम्स, इन्फोग्राफिक्स, मैप्स, ये सब इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। पूरा टेक्स्ट आपको दिया गया है, लिखा हुआ चीज़ें हैं, बट इन्फोग्राफ्स और डायग्राम्स और मैप से नहीं चीज़ें समझाई गई। बट न्यू एनसीईआरटी में एक प्लस पॉइंट है कि वो बहुत सारे मैप्स, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो ये चीज़ें होती है, जो चित्र होते हैं, ठीक है, जो डायग्राम्स होते हैं, वो हमारी विजुअल मेमोरी को बनाते हैं, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में उससे संबंधित चित्र देख लेते हैं, ठीक है, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की एक फेमस मूर्ति है, कासे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, कई जगह हमको उसका चित्र देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लिक करता है कि हाँ ठीक है, वो चित्र जो था वो कासे की मूर्ति का था, नर्तकी की मूर्ति का था, जो मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। तो जब हम देख लेते हैं ना किसी चित्र को, तो हम उसको ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और नई एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी गई है, तो अब हमें करना क्या है, हमें उस चीज़ को, उसका बेनिफिट लेना है। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, अगर एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो जो भी अपना टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमको मैप्स को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही मैं वापस बात करूं, तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, जो अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ पे साथ साथ में मैप को भी देखते हुए चलना है कि मैप में कौन सा स्थल कहाँ पर दिखाया गया है। कालीबंगा की बात कर रहे हैं और कालीबंगा मैप में दिखाया हो कि राजस्थान में है, तो वहाँ पे हमको उधर ही कालीबंगा का लोकेशन देख लेना है। तो एक विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है हमारी कि हाँ वो हमें मैप पे देखा था, तो चीज़ें हमें बेटर वे में याद रहती है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी कि पढ़ते टाइम एनसीईआरटी हमें डायग्राम्स, इन्फोग्राफिक्स, मैप्स, इन सबको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट
PYQ से जोड़कर पढ़ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि PYQ एक तरीके के फिल्टर का काम करते हैं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। PYQ हमें मतलब ऐसा है कि होता ना कि युद्ध के मैदान में जाने से पहले उस युद्ध के मैदान के बारे में, उस रणभूमि के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए, उसी अर्थ में हमारे किसी एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें ये जानकारी चाहिए कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, एग्ज़ाम क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, उसके बारे में हमें बताता है PYQs। PYQ से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पहले जो प्रश्न पूछा गया है, हर एक एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए हम SSC जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें फैक्चुअल होती है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कब कहाँ, ठीक है। फिर PCS लेवल एग्जाम पे जाते हैं तो थोड़ा एक लेवल आगे चला जाता है कि थोड़ा सा हल्का एनालिटिकल पार्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। और वहीं फिर अगर हम UPSC लेवल पे, CSC लेवल पे चले जाते हैं तो वहाँ पर कंप्लीट एनालिटिकल पार्ट होता है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। तो उस पैटर्न को पता लगाने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि उस एग्ज़ाम के पैटर्न को पता लगाने का सबसे सही तरीका है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना। पिछले सालों में क्या पूछा गया है उसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी हम अपना जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जब हम अपना पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इतिहास ही शुरू कर रहे हैं और उसकी NCERTs हमने कवर करनी शुरू की है, पढ़नी शुरू की है, अपना टॉपिक वाइज हम उसे पढ़ रहे हैं, तो साथ में हमें ये भी देखना है कि मान लीजिए हमने भारत में समाज सुधार आंदोलन का टॉपिक उठाया और हमारे एक NCERT से उसको उठाकर कवर कर रहे हैं, तो साथ में उससे पहले हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक में भारत में समाज सुधार आंदोलन मान लीजिए ये टॉपिक है, तो उससे हमारे एग्ज़ाम में जो हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में पहले सालों में, पिछले सालों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो हमें याद देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है, तो ताकि हम जब अपना टॉपिक तैयार करेंगे तो हम अपनी तैयारी को उसी डायमेंशन में लेकर जाएंगे, उसी दिशा में लेकर जाएंगे, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़ कि कोशिश रहनी चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि नई NCERT का थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी पर है। नई NCERT में यही अप्रोच अपनाई गई है कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ जोड़कर कैसे पढ़ें, ठीक है। इंडिविजुअली आइसोलेशन नहीं है सब्जेक्ट्स का। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो एक इतिहास का टॉपिक है, हिस्ट्री की बात है, ठीक है। लेकिन वहीं आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साथ में अगर आप पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश काल के अंदर इकोनॉमी कैसी थी, भारत की आर्थिक व्यवस्था का क्या हुआ, तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी वाला पार्ट भी आपका आ गया, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, तो पॉलिटी वाला पार्ट भी आ गया। समाज पे ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी वाला पार्ट हमारा आ गया, समाजशास्त्र वाला पार्ट आ गया। तो जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमारा माइंडसेट या हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। एक साथ हम सारे सब्जेक्ट दिमाग में लेकर चलेंगे कि हमने कोई भी एक टॉपिक उठाया, ब्रिटिश काल अगर उठाया है तो अब हम जाएंगे कि ब्रिटिश काल के इतिहास के बारे में हमें पता होना चाहिए, ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पता होना चाहिए, ब्रिटिश काल की जो राजनीति के बारे में पता होना चाहिए और ब्रिटिश काल की सामाजिक स्थिति के बारे में हमें पता होना चाहिए। यही होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच कि पर्टिकुलर टॉपिक के सारे डायमेंशन हमने, सारे सब्जेक्ट वाइज डायमेंशन हमने एक साथ लाकर रख दिए, ठीक है। यही अप्रोच हमें अपनी तैयारी, खासकर इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास बहुत सारे सब्जेक्ट का बेस होता है। आप हर चीज़ का, आप आर्थिक इतिहास पढ़ सकते हो किसी चीज़ का, भौगोलिक इतिहास पढ़ सकते हो किसी चीज़ का, सामाजिक इतिहास पढ़ सकते हो। तो इतिहास खासकर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक दूसरे सब्जेक्ट का बेस बनाता है, ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। अब उसके बाद थोड़ा सा PYQs देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम SSC CHSL की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL का 2013 में
निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला किया? ठीक है, कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को फाइनली हरा दिया था और भारत से फ्रांसीसियों की सत्ता ऑलमोस्ट लगभग समाप्त हो गई थी? ठीक है, तो उत्तर है वांडीवाश का युद्ध। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्रोच थी क्वेश्चन की पीवाईक्यू का? फैक्चुअल। ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया कौन सा युद्ध था जिससे फ्रांसीसियों की सत्ता समाप्त हो गई? डायरेक्ट आंसर है वांडीवाश का युद्ध। कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, कोई एनालिसिस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जैसे वनडे एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, फैक्चुअल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। ये शिलालेख हमें इन गुफाओं के आजीवकों को समर्पित होने की जानकारी देते हैं। और डी है ये शिलालेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अब ये है अपना यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ हद तक फैक्चुअल है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में 4 फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट इसके अंदर से गलत है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, प्रारूप देखेंगे, तो वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया है। ठीक है, डिटेल में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है एक कौन सा गलत है। तो ये स्टेट पीसीएस का लेवल है। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल फैक्चुअल प्लस स्टैटिक, थोड़ा एनालिटिकल। ठीक है, थोड़े लेवल का एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, तो सही उत्तर है उत्तर डी। ये जो शिलालेख थे, ये सॉरी पहाड़ी, बराबर पहाड़ी की गुफा है जो, उसके शिलालेख 6ठी शताब्दी नहीं 3री शताब्दी ईसा पूर्व के है। तो ये अपना जो है गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन, महात्मा गांधी किसके लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे? तो उत्तर इसका है लियो टॉल्स्टॉय। बहुत ही बेसिक और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। बेसिक सा फैक्ट, सीधा फैक्ट पूछा गया कि महात्मा गांधी किस राइटर के लेखन शैली से, लेखन से प्रभावित थे? उत्तर है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी नहीं है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो एसएससी सीजीएल जो है, जो वनडे एग्जाम्स है, उनका पैटर्न यही होता है कि उसमें डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपी आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2010 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया। आचार्य जेबी कृपलानी चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो यहां पे उत्तर है बी। दूसरा कथन सही है लेकिन पहला कथन सही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए प्रेरित किया था, चंपारण जाने के लिए कहा था किसानों की समस्या सुलझाने के लिए। ठीक है, तो अब ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा एनालिटिकल पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने देखा कि कैसे डिफरेंट जो एग्जाम्स होते हैं, खासकर हम हिस्ट्री के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अगर एसएससी की बात करें या फिर स्टेट लेवल की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, तो हर एक एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका अलग होता है। सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट इतिहास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, और उसी के अनुरूप ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज को जोड़ते हुए हमें अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है और अपनी एनसीईआरटीज को तैयार करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी हमने यहाँ पूरा डिस्कशन किया कि कैसे हमें जो अपनी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए जो तैयार करनी है, उसको पढ़ते टाइम हमारी क्या सही स्ट्रैटेजी, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। और हमारे इस न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स में भी हमारा एम यही है कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए सारे डायमेंशन को कवर करते हुए 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को सभी एग्जाम्स के लिए जो एक बेस होता है, उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटीज को तैयार किया जाए, तैयार करने में फोकस किया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ इस टॉपिक को या इस डिस्कशन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।